ठीक है ना। यहाँ से अब हम बात करते हैं जी ऑर्बिटल की। ऑर्बिटल क्या होता है? ये न्यूक्लियस के गिर्द। ऑर्बिटल क्या होता है? ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के गिर्द वो इलाका, यानी कि ये एक सर्कल ड्रॉ किया था और एक इसके बाहर वाला सर्कल ड्रॉ किया था, इन दोनों के दरमियान वो इलाका कि जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने वाली पॉसिबिलिटी है जी 95%, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। इसी तरीके से सबशेल क्या होता है? सबशेल होता है न्यूक्लियस है, ठीक है ना। ये देखें, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के गिर्द यहाँ पर करके एक शेल है, ठीक है ना। इस शेल के अंदर, इस शेल को हम नाम देते हैं के शेल का। ये के शेल है, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है और एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के गिर्द सर्कल वे ऑफ मैनर में जो सा शेल पाया जाता है, सर्कल वे ऑफ मैनर में न्यूक्लियस के गिर्द जो सी सर्कल वे ऑफ मैनर में जो सी चीज़ पाई जाती है, हम उसे कहते हैं शेल, के शेल है, ठीक है ना। और शेल के अंदर वो मुकाम के जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं सबशेल, ठीक है ना। एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल। के शेल में सिर्फ एस सबशेल पाया जाता है, इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। एल शेल में एस पी दोनों पाए जाते हैं, 6 7 8, इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन, और 6 इसमें 2 इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। और के एल एम शेल में 3 सबशेल होते हैं, एस पी डी। डी सबशेल में 10 6 16, 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एम शेल में। इसी तरीके से एन शेल के अंदर, इसके अंदर 4 होते हैं, एस पी डी और एफ। एफ में 14 होते हैं, 14 10 24 24 6 30 और 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ठीक है ना। इस तरीके से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल पाए जाते हैं के एल एम एन, उसके अंदर, शेल्स के अंदर वो मुकाम के जहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है ना। जहाँ इलेक्ट्रॉन 95% पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ पर मौजूद होगा। सब शेल के अंदर वो मुकाम के जहाँ पर 100% आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर मौजूद है, उसको हम कहते हैं, उस मुकाम को कहते हैं सब शेल, ठीक है ना। सब शेल क्या होते हैं? शेल के अंदर वो मुकाम के जहाँ पर इलेक्ट्रॉन वाकई में मौजूद है, और ठीक है ना, और उसी सब शेल के अंदर रहते हुए वो उस शेल के अंदर अपने आप को रिवॉल्व करवाई जा रहे हैं, ठीक है ना। सब शेल ये एस पी डी एफ, ठीक है ना। और मुख्तलिफ शेल्स के अंदर मुख्तलिफ सब शेल्स पाए जाते हैं। किसी में एक सब शेल पाया जाता है, किसी शेल में 2 सब शेल पाए जाते हैं, किसी शेल के अंदर 3 सब शेल पाए जाते हैं, किसी शेल के अंदर 4 सब शेल पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो शेल के अंदर 4 सब शेल पाए जाते हैं, तो उन सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को रिवॉल्व करवा रहे होते हैं उन्हीं सब शेल्स के अंदर, शेल के अंदर, ठीक है ना। अगर आपको इन तीनों के दरमियान थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो पता चल गया होगा, ठीक है ना, क्या होता है। ये बातें थी कुछ, थोड़ी सी मैंने बता दी हैं आपको। अब हम इसी को ही एक्सप्लेन करेंगे थ्रू दिस मेथड। हाइजेनबर्ग आया, श्रोडिंगर आया, डायरेक आया, इन 3 साइंटिस्ट ने हमें कॉन्सेप्ट दिया ऑर्बिटल का। ये जो सा ऑर्बिटल है ना, ये ऑर्बिटल यानी कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल है। ये ऑर्बिटल जो सा है यानी कि न्यूक्लियस के गिर्द वो जगह के जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सहूलत 95% है। ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट दिया इन 3 साइंसदानों ने, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, डायरेक, गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। हाइजेनबर्ग सैड, पता है आपको हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था? इसने कहा था कि आप न्यूक्लियस के गिर्द आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड कर लेंगे, लेकिन उसका मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब आपके पास एटम के अंदर जो सा शेल के अंदर जो सा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन का अगर आप मोमेंटम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना, तो उसकी पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। यानी कि 2 चीज़ें आप साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते। हाइजेनबर्ग ने ये कहा था। हाइजेनबर्ग सैड पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड accurately because electron in wave
अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो सा है वो न्यूक्लियस गिर्द वेव की फॉर्म में इस तरीके से मूव कर रहा होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम एक ही वक्त में फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसकी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया। फिर उसके बाद ये तीन साइंसदान, इस श्रोडिंगर आया, डायरेक्ट आया, इसने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये शेल है जी, इस शेल के अंदर इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हमने फाइंड आउट कर लिया, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन हमने इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हमने फाइंड आउट कर लिया। अब रही इसकी पोजीशन की बात, तो श्रोडिंगर और डायरेक्ट कहता है कि हम इसकी पोजीशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? श्रोडिंगर और डायरेक्ट कहता है कि हम ऑर्बिटल के थ्रू, ठीक है ना, ऑर्बिटल के थ्रू, इस ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम पोजीशन भी इस इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई? इलेक्ट्रॉन ने रहना इसी इलाके में ही है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई? अगर आपने, ठीक है ना, समझ आ गई? ये कॉन्सेप्ट ज़रा थोड़ा सा दूर चला जाएगा, इसलिए ये बात रहने दो अभी, ये बहुत ही गहरी बात हो जाएगी। ठीक है ना, अभी हम यहाँ पर कर लेते हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, समझ आ गया? अब हम हाइड्रोजन एटम की बात करने जा रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन एटम है, ये देखें, ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के गिर्द इस तरीके से करके शेल बना हुआ है। ठीक है ना, इस तरीके से करके ये शेल बना हुआ है, और इस शेल के इर्द गिर्द एक और शेल है। यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है, और इसी इलाके में इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है कि भाई इलेक्ट्रॉन इसी इलाके में आपको मिलेगा। 95% तक पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन इसी इलाके में आपको मिलेगा, इसलिए हम इसको ऑर्बिटल का नाम देंगे। और न्यूक्लियस का पहले शेल के दरमियान जो सा फासला होगा, न्यूक्लियस का पहले शेल, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का पहले शेल से फासला जो सा होता है वो होता है 0.0529 नैनोमीटर। कितना होता है? 0.0529 नैनोमीटर। और ये वही डिस्टेंस है जो हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में जो सा पहले शेल का रेडियस कैलकुलेट किया था ना, पहले शेल का रेडियस जो सा बोहर एटॉमिक मॉडल में कैलकुलेट किया था, वो यही किया था, R1। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये पहले शेल का रेडियस है। ठीक है ना, ये मैंने लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस 0.0529 नैनोमीटर इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ 95%। यानी कि यहाँ पर, यानी कि हाइड्रोजन एटम है ना यार, ये देखो, हाइड्रोजन एटम में एक ही शेल होता है। ठीक है ना, ये देखें, मैं यहाँ पर बना कर भी दिखा देता हूँ। हाइड्रोजन एटम में सिर्फ और सिर्फ एक ही शेल होता है, और उस शेल, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के गिर्द ये शेल है, इस शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करें, एक ये वाला, ये इस तरीके से रिवॉल्व होगा, वेव की फॉर्म में रिवॉल्व होगा इस तरीके से। इसी तरीके से एक और इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल सेम इसके सामने, वो भी इस तरीके से रिवॉल्व हो रहा होगा।
ठीक है ना। और इस इलाके, ये जिनसे मैंने डॉट लगाए थे ना, ये डॉट ये वाले इलाके थे, एक ये वाला इलाका और एक ये वाला इलाका। ठीक है ना, समझ आ गई। और इसी दो इलाके में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी है जी 95%। पॉसिबिलिटी है कि इसी इलाके में 95% तक पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। और इस इलाके को कहते हैं हम ऑर्बिटल का नाम देते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई। और न्यूक्लियस का पहले शेल से फासला, यानी कि उनसे शेल है ना ये वाला, कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि ये वाला शेल, इस शेल से फासला न्यूक्लियस का वो है जी 0.0 R1 इज इक्वल टू 0.0529 नैनोमीटर। ठीक है ना, वही वाला मैंने डिस्टेंस दिखाया। द डिस्टेंस 0.0529 नैनोमीटर इन द केस ऑफ हाइड्रोजन इज़ 95%। द एरिया इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल। The distance 0.0529 nanometer in the case of hydrogen atom. Here the probability of finding electron is 95%. This area is called orbital. इसी एरिया को कहते हैं हम ऑर्बिटल। और न्यूक्लियस का पहले शेल से फासला जो उनसे है वो 0.0529 नैनोमीटर होता है। और श्रोडिंगर फॉर्म अ वेव इक्वेशन टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन भी बनाई इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। और फिर उसके बाद आमतौर पर ये सवाल आता है पेपर के अंदर कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्बिट क्या होता है, एक्सप्लेनेशन जो सी होती है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आप याद करना चाहो तो कर लो, अगर नहीं करना चाहते तो ना करो। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, समझ आ गया आपको। यहाँ पर ऑर्बिट की अभी मैंने डेफिनेशन की है कि द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के गिर्द जो सर्कुलर पाथ होगा ना, इस सर्कुलर पाथ को हम कहेंगे ये क्या है, ये ऑर्बिट है। द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इज कॉल्ड ऑर्बिट, कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है ना, जहाँ पर वेयर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। फिर इसी तरीके से द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ऑर्बिटल क्या होता है, ये स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द जो ये वाली स्पेस है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी 95% है, उस इलाके को कहेंगे ये क्या है, ऑर्बिटल। द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ 95% इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल। इसी तरीके से ऑर्बिट की एग्जांपल्स हैं जी KLMN, और ये ऑर्बिटल की एग्जांपल है PX, PY और PZ। ठीक है ना, समझ आ गई। ऑर्बिटल और ऑर्बिट, ये देखें यहाँ पर मैं ऑर्बिट बनाकर भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से होते हैं ऑर्बिट। ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये है जी चौथा। KLMN। न्यूक्लियस गिर्द वो जगह के जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। और ये जो उनसे ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स PX, PY, PZ ये भी मैं बना कर दिखा देता हूँ। ये PX है ऑर्बिटल, इस तरह से PX बनेगा। ये PX है ऑर्बिटल, ठीक है ना, ये PX है, ये PY है।
ये पी वाई ऑर्बिटल है, और इधर करके पी जी है, ये है जी पी जी ऑर्बिटल। ये जी एक्सिस पर पी ऑर्बिटल बना हुआ है। ठीक है ना, समझ आ गई। इसी तरीके से ऑर्बिट जोन सा होता है ना, ये कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट जोन सा दिया था, ये बोहर ने दिया था। बोहर ने ही कहा था कि न्यूक्लियस से पहले शेल का फासला जोन सा है वो R1 रेडियस इसने दिया था। न्यूक्लियस से पहले शेल का फासला जोन सा है वो इसने दिया था R1 = 0.0529 नैनोमीटर, ये इसने दिया था, बोहर ने दिया था ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट। जबकि 3 साइंटिस्ट ने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था। कौन कौन से थे? हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर और डायरेक गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है ना। और फिर उसके बाद आगे है जी इसका फार्मूला, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज़ गिवन बाय, यानी कि जब आपने किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की सही तादाद निकालनी है कि कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं उस शेल के अंदर, आपने इस फार्मूले के थ्रू निकालने हैं। फॉर एग्जांपल के शेल में अगर आपने निकालना है तो 2n² है, n क्या है? नंबर ऑफ शेल। आपने कौन से शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने हैं? के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। तो पहला शेल है तो 1, तो पहले शेल में है जी 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से जब आपने लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं तो लास्ट वाला कौन सा? एन शेल। ये कौन सा शेल है जी? 1 2 3 4, चौथा शेल है तो 4 4 चौके 16, 16 दूना 32, 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरीके से एन क्या है? एन नंबर ऑफ शेल हैं। पहले शेल में फाइंड आउट करने हैं वो इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में, तीसरे शेल में, चौथे शेल में। आप यहाँ पर कीमतें दर्ज कर दो जो एन में और इलेक्ट्रॉन निकाली जाओ, हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा जो उनसे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। ये वाली बात जो सी है ना, ये वाली बात अभी आपने अगले टॉपिक में पढ़नी है। ये वाली बात अभी आपने मज़ीद इसको एक्सप्लेन करनी है, ये वाली बात को, और ये वाली बात को भी मज़ीद एक्सप्लेन करना है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आए, थोड़ी सी भी समझ, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। अगर आपने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल का पहला पार्ट नहीं देखना, आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसी वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना। यह है जी इस वीडियो का पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।